एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर हम लोग देखना चाह रहे हैं। पहले वाले केसेस में हम लोगों ने टीआईआर देखा था और उसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, कोई डेरिवेशन की बात नहीं। अभी हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। अब एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर की अगर आप बात करो तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट एक आता है हमारे पास, जिसमें कि हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं उसको समझो। सपोज दैट यहाँ पे कोई लाइट का पार्ट है, किसी स्विमिंग पूल के इनसाइड कोई लाइट का पार्ट है और स्विमिंग पूल पूरा वाटर से फिल कर दिया गया है। इसकी हाइट हमारे पास अवेलेबल है कुछ h। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये लाइट रेज यहाँ से बाहर निकलेंगी, ठीक है, और केवल एक ही लाइट तो नहीं निकलेगी, बहुत सारी लाइट्स ऐसी बाहर निकलेंगी। तो होता क्या है कि स्विमिंग पूल के हर एक पॉइंट से इस लाइट को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली डेरिवेशन या क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ मच एरिया inside the swimming pool so that you can observe the light ray from outside of the swimming pool, from outside of the swimming pool। उसका कहना ये होता है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रे जो यहाँ से बाहर निकलेगी वो नो डाउट की टीआईआर करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n है, डेंसर टू रेयर जा रही है तो रेज बाहर भी निकलेगी और एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन भी वो कर सकती है। सपोज एक लाइट ऑफ रे यहाँ पे थी जो बाहर निकल गई, नेक्स्ट वाली को आप देखोगे ये इनसाइड द लिक्विड है, इसके बाहर आप गए एयर मीडियम में, तो ये लाइट ने टीआईआर क्रिटिकल एंगल परफॉर्म किया, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, दैट मींस इसको आई को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, आईसी का। आई को जो नाम दूंगा वो आईसी कर दूंगा। दैट मीन्स मुझे ये एरिया बेसिकली चाहिए जो सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस एरिया की बात हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इस एरिया को आप देखोगे तो आपको देखने का तरीका क्या होगा और कंसेप्ट कैसे लगाओगे आप, इसका रेडियस अगर मेरे पास किसी तरीके से अवेलेबल हो जाए तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ उसका एरिया की नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है भाई, रेडियस निकालने के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये आईसी है तो ये भी क्या रहेगा बेटा, आईसी रहेगा। अगर ये भी आईसी है दैट मींस ट्रायंगल फॉर्म होना दिख गया होगा आपको। हाइट हमारे पास अवेलेबल, अगर आईसी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास उसका रेडियस मिल जाएगा और अगर रेडियस मिल जाता है तो दैट मींस एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं कंसेप्ट लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ का, n sin IC is equal to 1 sin 90, sin of IC is equal to 1 by n। तो sin IC की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी 1 by n, पहले भी हमारे पास थी आज भी है। अब अगर इसका मैं ट्रायंगल फॉर्म करूं तो वो ट्रायंगल देखो क्या दिखाएगा, ये हो गया हमारे पास IC, ये हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गई n, और इसकी बात करोगे तो n स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे मैं tan ऑफ IC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, सही है। अगर tan हमारे पास ये आ गया तो मैं इसके बेसिस पे कुछ काम कर लूँ, ट्रायंगल ऑफ ओ पी एन, इस ट्रायंगल में मुझे रेडियस चाहिए और ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो tan ऑफ IC इज इक्वल टू Pn अपॉन OP। tan IC हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, tan IC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो चुकी है हमारे पास, और Pn हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, OP इज इक्वल टू हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। tan IC हो गया हमारे पास ये, तो n स्क्वायर माइनस 1 r इंटू एच, तो r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा h रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया रेडियस उस सर्कल का जिसका आप एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एरिया किस चीज का है,
कि उतने एरिया से ही आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो जो स्विमिंग पूल के इनसाइड पड़ा हुआ है। इसके बाहर आप इससे अवे जाओगे तो लाइट बाहर आएगी कि लाइट केवल और केवल क्या कर जाएगी, TIR कर जाएगी। दैट मींस वो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिससे कि आप कोई भी लाइट को बाहर आते हुए देख नहीं पाओगे। दैट मींस एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो r हो गया हमारे पास h अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर। अब इसकी अगर आप बात करोगे तो स्क्वायर कर दो, आपके पास एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। दैट मींस थोड़ा सा यहाँ रिमूव कर देता हूँ जिससे कि अपने को मालूम चल जाए। ये हो जाएगा पाई ऑफ h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस ऑफ 1। सही है। ये तो हमारे पास फॉर्मेट हुआ किस चीज का कि आप कोई अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। ठीक है। अब इसके ये भी TIR का एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, जैसे ये था वैसे वो भी है। इसमें और भी एप्लीकेशन है जिनको हम लोगों को डील करना पड़ता है। ये CBSE वाले कई बार इस डेरिवेशन को पूछ चुके हैं, ये डेरिवेशन जो है वो क्या शो कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसका एरिया ऑफ सर्कल क्या आ रहा है, इन सब चीजों पे वो कई बार काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें कि क्रिटिकल एंगल के साथ साथ TIR के साथ साथ हमारे पास और चीजें क्या हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे डेरिवेशंस हैं जिसपे हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं और ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। ऐसे नेक्स्ट है लैटरल शिफ्टिंग ऑफ द रेज, वो मैंने एक वीडियो क्लास में डिस्कस किया था बट उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। लैटरल शिफ्टिंग ऑफ द रेज, ये भी CBSE वालों के बहुत काम की चीज है। CBSE हुआ, गुजरात बोर्ड हुआ, जो भी बोर्ड होगा इस पे काम बहुत करेगा। ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब और उस ग्लास स्लैब की थिकनेस हमारे पास अवेलेबल है कुछ T। यहां से आपने रेज को इंसिडेंट कराया, रेज बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और रे जब बाहर निकलेगी तो वापस अपने नॉर्मल से आगे जाएगी। दैट मींस एक्चुअल पाथ ऑफ द रे हमारे पास ये था बट ये रे जब अपने एक्चुअल पाथ से शिफ्ट हो गई, उस शिफ्टिंग की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये 90, ये इमर्जेंट एंगल E, ABCD। ऐसे कुछ ट्रायंगल्स हम लोगों ने फॉर्म कर लिए जिसमें कि हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को आप यूज करो, ट्रायंगल ऑफ ABC। इस ट्रायंगल में आप देखो तो क्या क्या है, एक तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आपके पास अवेलेबल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है। अगर थिकनेस अवेलेबल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो इसकी साइड लाइन निकाल सकते हो। क्या दो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ ABC एंड ट्रायंगल ऑफ ACD, ABC और ACD, इसमें एक कॉमन साइड हमारे पास AC है दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या अगर AC की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये हमारे पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगाऊं या कॉस लगाऊं। साइन R की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर cos R की वैल्यू मैं लिखना चाहूं इस ट्रायंगल में तो cos R इज इक्वल टू AB
अपॉन AC। सही है। तो cos r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, AB इज इक्वल टू T थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और AC एज इट इज, दैट मींस AC इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू देगा वो T अपॉन cos r दे देगा, दैट मींस AC इज इक्वल टू T ऑफ sec r। सही है। अब AC की वैल्यू आ गई, दूसरे ट्रायंगल को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, दूसरे ट्रायंगल को आप यूज करोगे ट्रायंगल ऑफ ACB। उसमें पहले तो आपको ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैसे, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये I है तो ये भी टोटल एंगल I होगा, उसमें से R माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I माइनस R। इस ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी ट्रायंगल ऑफ CAD, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एंगल ऑफ I माइनस R। अब इसमें हम लोग को x फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से देखो, इसमें हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो x फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो sin I माइनस R अगर मैं लगाता हूं, sin I माइनस R क्या हो जाएगा बेटा, CD अपॉन AC। ठीक है। तो sin I माइनस R इंटू AC इज इक्वल टू CD। CD हमारे पास कितना बेटा, x, तो sin I माइनस R और AC हमारे पास कितना है भाई, T ऑफ sec r। दैट मींस कि अगर मैं इसकी बात करूं तो T sec r इंटू sin I माइनस R, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द रेज व्हेन पासिंग सेम मीडियम। एयर मीडियम से एंटर की और एयर मीडियम में बाहर निकल गई रेज, तो आप क्या बोल सकते हो कि उसका ये इमर्जेंस एंगल और इंसिडेंट एंगल बोथ आर सेम। एंड व्हाट इज द शिफ्टिंग, लैटरल शिफ्टिंग ऑफ द रेज, दैट इज इक्वल टू T sec r into sin I माइनस R। तो ये दो फॉर्मेट हमारे पास है। इसमें जब बोर्ड पे आएगा तो बस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना पड़ेगा। आप अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो बोर्ड वाले इसके मार्क्स कट करने का राइट उनके पास है और वो इजीली इसके मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किस चीज की, कि अगर आप TIR के एप्लीकेशंस की बात करते हो तो आपको एप्लीकेशन के लिए ये काम करना पड़ेगा। कुछ मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, वो भी एप्लीकेशन TIR की है और ये भी एप्लीकेशन TIR की है। ठीक है। और इसमें शिफ्टिंग की अगर हम लोग बात करें, लैटरल शिफ्टिंग की, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये भी एक लैटरल शिफ्ट है, ग्लास स्लैब का ही है, लेकिन इसमें आप लोग हॉरिजॉन्टल की शिफ्टिंग देंगे। ये आपके पास T थिकनेस का ग्लास स्लैब है और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये सरफेस को देखोगे तो ये अभी भी परपेंडिकुलर है, मतलब फ्लैट सरफेस है और रेज यहां से एंटर करेगी। नो डाउट कि रेयर टू डेंसर जा रही तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल का केस होगा। दैट मींस इसको आप रिट्रेस करोगे तो कहीं यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इमेज मिलेगा। वापस जब रेज यहां से बाहर निकलेगी सरफेस से तो अब डेंसर टू रेयर होगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल के केस को आप देखोगे तो ये कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जो कि फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज होगी। क्या होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसकी थिकनेस अगर हमारे पास अवेलेबल है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल हमारे पास n, साइड हमारे पास है ABCD। ठीक है। तो अगर साइड लेंथ हमारे पास है और फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है I नॉट हो रही, तो पहली बात तो ये कि इसमें एक इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ये रखा हुआ था, फर्स्ट बाउंड्री से रिफ्रैक्शन होगा जो कि I1 पोजीशन पे इमेज फॉर्म करेगा। कहां पे, I1 पे। और रिफ्रैक्शन के बाद रेज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही है, तो फिर से वहां पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी और सेकंड बाउंड्री CD पे अगर आप देखोगे तो रेज
क्या होगी, यहाँ से डेंसर टू रेरर जा रही है। रेज अगर डेंसर टू रेरर जा रही है दैट मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये वापस आई नॉट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी उसकी लोकेशन होगी आई नॉट, सही है। और आपके पास जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसके अलावा जो अगर बात करें हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखे हुए थे वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे दिखेगा, तो उसकी पोजीशन ऑफ शिफ्टिंग ये हो जाएगी। तो अगर आप पहले जो फॉर्मेट पढ़े थे वही फॉर्मेट में दोबारा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि डेरिवेशन इसका अवेलेबल होता है। शिफ्टिंग ऑफ द इमेज अगर आप देखोगे तो आपके पास t1 - 1/n जो पहले हम लोगों ने रियल अपैरेंट की शिफ्टिंग देखी थी वीडियो नंबर 3 में, सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा। शिफ्टिंग ऑफ द इमेज डेल्टा t = t1 - 1/n। अगर किसी को इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप एससी वर्मा का एग्जांपल देख सकते हो। एससी वर्मा के एग्जांपल में सेम क्वेश्चन यूज किया गया है और वहां पे इसकी वैल्यू निकाली गई है, कुछ अलग से है नहीं। फर्स्ट बाउंड्री से रिफ्लेक्शन जैसे रियल और अपैरेंट हमने पहले वीडियोस में देखे कि कैसे कोई रेज ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कभी अप होता था कभी डाउन होता था, उसी तरीके से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल चीज ये है कि अगर ये ग्लास स्लैब कहीं पे भी रखी हुई है तो आप ये मान के चलो कि ये जो शिफ्टिंग देगी वो हमेशा का हमेशा इतना ही देगी। डेल्टा t = t1 - 1/n। t यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जो कि किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है। अगर आप t की बात करोगे तो वो थिकनेस कभी h के फॉर्म में होगी, कभी d के फॉर्म में होगी, कभी किसी फॉर्मेट में हो, लेकिन हमको हमेशा इसको याद रखना है कि इसकी वजह से शिफ्टिंग हम लोग कितना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बोर्ड वाले बहुत ही कम पूछते हैं, बोर्ड का पूछने का तरीका इसमें बहुत चेंज होता है, उसको वो ज्यादा इसमें फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे TIRs की, जिसपे हम लोगों ने कई सारे एप्लीकेशन देखे। जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे या जेई तो इससे ज्यादा आगे कंसेप्चुअली नहीं जाएगा, कंसेप्ट पे अगर बात करेगा तो मैक्सिमम इतना ही करेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्रिज्म जो ऑलवेज यूज करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपको देखनी है तो वो भी प्रिज्म के फॉर्मेट में देख सकते हो। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और आपको लगे तो वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लेना, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आएगी कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा। ए बी सी, ये कोई रेज ऑफ इंसिडेंस एंगल फॉर्म कर रही आई, ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टेड रेज, ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2, ये फाइनल इमर्जेंट रेज, ठीक है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है, ये भी आप देख के चलो कि CBSE गुजरात बोर्ड इसका क्वेश्चन जो भी आएगा 5 मार्क्स में आएगा। पहले तो फिगर क्लियर हो गया। एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म है जिसकी साइड लेंथ ABC है, एक पर्टिकुलर रेज को आपने इंसिडेंट कराया एट द पॉइंट ऑफ P, रेज रिफ्रैक्ट हुई विद द एंगल ऑफ R1, ट्रांसमिट हुई दूसरे पॉइंट तक जो कि Q है और फाइनली इमर्ज हो गई, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए कि रेज पे अगर आप प्रिज्म यूज नहीं करते तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो यूज करते हुए सीधा निकल जाए, सही है। दैट मींस एंगल ऑफ डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन हमने और भी कहीं पढ़ चुके हैं, किसी सॉल्यूशन में मैंने दिया है वीडियो सॉल्यूशन में, तो उसमें आप सर्च करके देख सकते हो। आई थिंक वो एससी वर्मा के सॉल्यूशन में मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन का। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप देखते हो तो होता क्या, डेफिनेशन क्या बोलती है, द एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ द रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ द रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक हमारे पास ये भी मिल गया, इसको मैं P दिया Q, ये R कैपिटल R।
ठीक, अब ये हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ट्रायंगल ऑफ पी ए क्यू और दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास है पी क्यू आर। सही है, ये दो ट्रायंगल्स को हम लोग को यूज करना है और बहुत सारे डेरिवेशन इसके बेसिस पे सॉल्व होंगे। एक चीज ध्यान रखना कि BC के पैरेलल PQ नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि BC जो बेस लाइन ऑफ प्रिज्म है उसके पैरेलल जो लाइन है वो PQ वाली, ऐसा कुछ नहीं है। वो मे भी आपको इसमें लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, अगर होगा तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है वो बताया जाएगा आपको कि इस वाले फॉर्मेट में ये PQ के पैरेलल है BC। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अब मेरे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उस ट्रायंगल्स के मैं एंगल पे अगर बात करना चाहूँ तो क्या ये एंगल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ भाइयों, या ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं? ये ध्यान से देखो तो ये टोटल एंगल जो होगा वो 90 होगा। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था किस पे, AB पे, और ये क्या किया था आपने, AC पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ पे ये एंगल हमारे पास R2 था लेकिन ये 90 एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 90 माइनस R1 अगर कर दूं मैं तो मेरे को ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल मिल जाएगा क्या? सेम सिचुएशन में यहाँ पे फॉलो करा दो 90 माइनस R2 तो मेरे को क्या मिल जाएगा, दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। दैट मींस मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ तो APQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ 90 माइनस R1। दूसरे की बात करोगे आप AQP तो 90 माइनस R2। देखो सही है। अब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी थी टोटल एंगल कितना होता है 180, तो ये प्लस A इज नोन एज द प्रिज्म एंगल। यहाँ पे मैं साइड लिख देता हूँ A इज इक्वल टू नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब टोटल इन तीनों एंगल का एडिशन जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू 180। दैट मींस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करूं तो APQ प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल AQP प्लस एंगल ऑफ A, इनका एडिशन किसके इक्वल होगा बेटा, 180। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ 90 माइनस R1 प्लस एंगल ऑफ 90 माइनस R2 प्लस ऑफ A। इन तीनों को ऐड करके आप देखोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या दिखेंगी, 180 R1 प्लस R2 प्लस A, ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस A। ये रिलेशन हमारे पास एक आ गया जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। दैट मींस R1 R2 क्या था हमारे पास, रिफ्रैक्शन एंगल एट द फर्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन एंगल एट द सेकंड पॉइंट, और A वहां पे क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो आपके पास जो चीजें आएंगी वो क्या आ जाएंगी कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो R1 R2 के साथ रिलेशन। ये केवल एक ट्रायंगल हमने यूज किया। दूसरा ट्रायंगल आप देखोगे ट्रायंगल ऑफ PQR, ट्रायंगल ऑफ PQR। अब इसमें आप देखो तो क्या कर सकते हो, ये ट्रायंगल छोटा वाला हो गया, सही है। इस ट्रायंगल में ये आपके पास तो डेल है लेकिन ये एंगल हमारे पास अवेलेबल नहीं, ये वाला, वो जो बड़ा एंगल दिख रहा था वो तो बड़े वाले ट्रायंगल का था, ट्रायंगल ऑफ APQ का था। लेकिन इसकी बात करें तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ तरीका सोचो। ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट जा रही है, बाकी मैं एक मिनट के लिए हटा देता हूँ जिससे आपको वीडियो में क्लियर दिखे। अभी आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो तो मे भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैं कंफ्यूजन को हटा देता हूँ। ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला एंगल I है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, I होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना। अगर ये भी I और ये भी I तो यहाँ से अगर मैं R1 माइनस करूँ तो
सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये अगर हमारे पास ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये टोटल एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जिसमें से R2 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। दैट मीन्स अब मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो एंगल ऑफ RPQ इज इक्वल टू I माइनस R1। दूसरा एंगल अगर मैं देखूं तो ये हो गया हमारे पास RQP इज इक्वल टू IE माइनस R2। अब ये दो एंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हो गए, और डेल कैसा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक प्रॉपर्टी आपने 9th 10th में ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो गया बेटा, इनका समेशन, दैट मींस सम ऑफ RPQ प्लस सम ऑफ RQP इज इक्वल टू डेल। डेल यहां पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 यहाँ पे भी आया और R1 प्लस R2 ऊपर भी आया, ठीक है। तो इसमें रिप्लेसमेंट तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे आप डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ऑफ A लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A आपके पास अवेलेबल है, जो इस पॉइंट पे है वही आपने R1 प्लस R2 को रिप्लेस कर दिया, तो डेल हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसमें कि आप काम कर रहे थे, और आपने दो चीजें डिराइव किया कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A और डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ऑफ A। दैट मींस इस पूरे की आपको क्या लिखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि कैसे आप यूज कर रहे हो, कैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया। जब सीबीएसई या गुजरात बोर्ड कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है। एक्सप्लेन अगर आप करोगे तो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या है कि पहले आप इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी बताओगे, ए प्रिज्म ऑफ ABC रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड प्लेस्ड इन एयर मीडियम, a light ray incident at the point of P, a light ray incident at the point P with the angle of I. After refraction it makes an angle with normal R1 and second point Q makes an angle R2 and final emergent angle of the rays E। सही है, ये बात हो गई। रेस का जाने तक आप एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करोगे। There is a del angle of deviation of the initial path of the ray and final path of the ray. Capital A is the prism angle of prism which is mentioned on the prism, बरोबर। अब इसके बेसिस पे आपने R1 plus R2 is equal to A और del is equal to I plus A का फॉर्मेट आप लेके आए। अब इसमें यहीं तक नहीं रुकते हैं, इसके आगे भी बढ़ते हैं लोग, और इसको मैं थोड़ा रिमूव करके आगे बढ़ाऊंगा। अब ये दो पार्ट में इस पे काम करते हैं। एक तो डेल मैक्स, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन इनको चाहिए होता है, एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इनको चाहिए होता है। दो चीजों पे काम करते हैं, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है वो भी हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मिनिमम की बात करते हैं, फिर मैक्सिमम की बात करते हैं। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करोगे तो दो चीजें होती हैं कि हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, इफ I is equal to E, if I is equal to E then del angle of deviation should be minimum। if I is equal to E होगा तो आप देख सकते हो कि R1 और R2 भी अल्टरनेटली इक्वल होंगे, R1 is equal to R2। if I is equal to E, R1 is equal to R2, then the angle of deviation should be minimum। that is the initial condition for minimum angle of deviation, बराबर। अब डेल की जो डेफिनेशन थी, इसको मैं मिनिमम के लिए अगर बात करूं तो I plus E माइनस ऑफ A था हमारे पास। A ना लिख के अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे R1
प्लस R2, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i लिख सकता हूँ क्या, दोनों इक्वल है तो i प्लस ई इज इक्वल टू a, और R1 प्लस R2 दोनों आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे जो a की डेफिनेशन थी वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। R1 प्लस R2 के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 2R1, चलो लिख दिया आपने 2R1, दैट मींस a के फॉर्म में अगर इसको आप रिप्लेस करोगे तो a के फॉर्म में रिप्लेस करते ही आपके पास क्या देने लगेगा बताइए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 2i माइनस a के फॉर्मेट में आप देखोगे तो a इज इक्वल टू क्या था बेटा, R1 प्लस R2, दैट मींस कि यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा a, और a का एक रिलेशन और डेवलप हो जाएगा, R1 प्लस R2 आपस में इक्वल है, दैट मींस हमारे पास a इज इक्वल टू 2R1, दैट मींस R1 इज इक्वल टू a बाई 2। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन और डेवलप हो गया जो कि क्या डिफाइन कर रहा है, डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन R1 प्लस R2 का जो रिलेशन था इज इक्वल टू a वाला, वो भी क्या डिफाइन कर रहा है, a इज इक्वल टू 2R1, दैट मींस R1 इज इक्वल टू a बाई 2, बराबर। इसका भी यूज हम लोग आगे करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। सेकंड केस हमारे पास था मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे अगर आप जाओगे तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, इफ i इज इक्वल टू 90 डिग्री और e इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब समझे क्या, i इज इक्वल टू 90 का मींस हुआ कि लगभग ये पैरेलल टू द ग्लास स्लैब चली जाए, AB के पैरेलल, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप पैरेलल डालोगे लाइट तो पैरेलल बाहर निकल जाएगी ए पॉइंट से, दैट मींस कि 89 डिग्री पे डालो, 88 डिग्री पे डालो, 87 पे डालो, दैट मींस नियर अबाउट पैरेलल टू द AB। और ऐसा आप करोगे तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, दैट मींस i प्लस e माइनस ऑफ a। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर आप बात करोगे तो 90 डिग्री प्लस e माइनस a आएगा, या फिर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन i प्लस 90 माइनस a। ये दोनों पे दोनों फॉर्मूले काम के हैं, ज्यादा काम का मिनिमम वाला है, इसको अगर कोई पूछेगा तो ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, सही है। एक छोटा सा ग्राफ भी आता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों के लिए आप बात कर सकते हो कि दोनों कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब इसमें अगर मैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का होता है, if I is equal to E, the angle of deviation should be minimum, बराबर। इसके आगे जाओगे तो मिनिमम नहीं होगा, इसके पहले जाओगे तो मिनिमम नहीं होगा, वो सब वैल्यू क्या रहेगी उससे बड़ी रहेगी। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का अगर आप कोई ग्राफ देखना चाहते हो तो इस टाइप का ग्राफ को फॉलो करता है, और जब भी आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करना होगा तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ये इसी का पार्ट था, लेकिन अब इसमें एक बड़ा डेरिवेशन इसको कंबाइन करके यूज किया जाता है मिनिमम वाले में। डायग्राम देखो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, और कई सारे फॉर्मूले मैंने लिख डाले हैं, जिन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हो, डेरिवेशन यूज कर सकते हो, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, सही है। जो हमारे पास अगला पार्ट है वो क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। डेरिवेशन जो 5 मार्क्स का मैंने बोला वो यही आता है, डिराइव द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म n is equal to sin del min plus a by 2 upon sin a by 2। इस डेरिवेशन को कई तरीके से पूछा जाता है,
कई तरीके से मतलब बहुत तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन डेल मिनिमम के साथ, या डायरेक्ट फार्मूला लिख देगा, बोलेगा डिराइव दिस फार्मूला फॉर द प्रिज्म इफ डेल मिनिमम इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेरिवेशन एंड ए इज द प्रिज्म एंगल। सीधा आपको डेरिवेशन पूछेगा। दैट मींस आपको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए किस बात की, कि यहाँ पे भी एंगल ऑफ डेरिवेशन का मिनिमम टर्म यूज हो रहा है। दैट मींस कि जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया मिनिमम के लिए, वो इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो डेरिवेशन अब स्टार्ट करने की बात होती है, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो पढ़े थे उसमें तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है तो भी आपको पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका एक्सप्लेनेशन, दैट मींस इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बात करोगे। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। कहाँ पे? एट पॉइंट P। पॉइंट P पे आपने स्नेल्स लॉ लगाया, 1 sin I इज इक्वल टू n sin R1। सही। और दूसरे पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, 1 sin I इज इक्वल टू n sin R1 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास I और R दो चीजें हमारे पास अवेलेबल हुई है, I एंड R। तो अगर आप ध्यान से देखो तो I और R की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहां से। ये आया कहां से कहीं मालूम चल रहा है? आप आपस में उलझ मत जाना, क्योंकि ये चीज बोर्ड जब आप क्लासरूम में होते हो तो उसको पॉइंट आउट करके बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो आप अपने तरीके से देखोगे। मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपके तरीके से ही, लेकिन फिर भी आप बच्चे हो तो इतने बड़े डेरिवेशन में कई बार उलझ जाते हो। मैंने दो पार्ट को सेपरेट कर दिया। जो स्टार्टिंग के डेरिवेशन थे उसमें हम लोगों ने जो काम किया वो ट्रायंगल बेस पे स्टार्टिंग में किया। दो ट्रायंगल्स बनाए जिससे कि हमको कुछ रिलेशन मिले, उस रिलेशन को हमने यूज किया। फिर एंगल ऑफ डेविएशन का जो रिलेशन था I प्लस E माइनस A, उसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम किए। मिनिमम करने के बाद कुछ इस टाइप का रिलेशन हम लोग को मिला, लेकिन अब उसी के आगे डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और डेरिवेशन पे काम करते ही पहले मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया एट द पॉइंट ऑफ P। अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया और उसमें डेरिवेशन में दिख रहा था कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो मैं यहाँ पे वापस फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बात करूंगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ? I इज इक्वल टू E, तो R1 इज इक्वल टू R2। सही है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो R1 भी R2 के इक्वल होगा। दैट मींस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन हमारे पास आ चुका है I प्लस E माइनस A। अब यहाँ पे दोनों को आपस में इक्वल करोगे I और E को, तो ये फॉर्मेट तुरंत कैप्चर कर लेगा इसको, और डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A। सही है। अब अगर इसको कैप्चर कर लिया ये, तो देखो हमारा काम तो आधा यहीं से सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया हमारे पास भाई? डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A। दैट मींस I की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं क्या? I इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डेल ऑफ मिनिमम प्लस A अपॉन 2। सही है। और इसी को अगर आप इसके साथ देखो तो आपके पास R1 इज इक्वल टू आ जाएगा A बाई 2। दैट मींस कि दो I और R1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है ऑलरेडी। किसको अप्लाई करके? फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसी I और R को आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या? I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल मिन प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू साइन R1। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा A बाई 2। तो आप देखो तो आपके सामने रिलेशन दिखना स्टार्ट हो गया है। आपके सामने रिलेशन दिखना स्टार्ट हो गया। n इज इक्वल टू
साइन डेल मीन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। सही है, तो यहाँ पे मैं रिमूव करके इसको भी अप्लाई कर देता हूं। n इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के बीच में रिलेशन। इस रिलेशन को आप आगे भी बढ़ाओगे और किस काम के लिए बढ़ाएंगे वो भी आप देख सकते हो। अब ये तो हो गया हमारे पास प्रिज्म का एक पार्ट। अभी तक ये जो a था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, मतलब एक नॉर्मल प्रिज्म था, लेकिन अभी इसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा आगे लेके जाते हैं फॉर द थिन प्रिज्म। अब इस डायग्राम को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब ये बेकार हो गया है तो इसको गोली मार दी जाए। जैसे काबुली घोड़ा खराब हो जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, वैसे ही है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म की, नहीं थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है भाई, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री अगर है तो उसको हम लोग थिन प्रिज्म का नाम देते हैं। उसको हम लोग थिन प्रिज्म का नाम देते हैं अगर उसका एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास 10 डिग्री से लेस है तो। सही है, अगर वो लेस है तो दैट मींस मैं क्या कर सकता हूं कि इसको भी रिमूव कर दूं। फिर sin थीटा is replaced by theta, that means n is equal to sin del mean plus a by 2 upon sin a by 2। अब इसको अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, del mean plus a by 2 upon a by 2, by 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया बेटा हमारे पास del of mean प्लस a अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू a डेल मीन प्लस a। अब इसको रीअरेंज कर दो तो डेल मीन इज इक्वल टू n इंटू a माइनस a। कॉमन ले लोगे आप, ये हो गया हमारा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म। इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल सो दैट sin थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा, और sin थीटा रिप्लेस बाय जैसे थीटा होगा तुरंत वो वैल्यूज किसको अचीव कर जाएगी, n इज इक्वल टू del min प्लस a by 2 अपॉन a by 2, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी by 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने और del मिनिमम की वैल्यू ये आ गई। तो ये था हमारा थिन प्रिज्म जिसको हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, प्रिज्म प्रॉपर और ये थिन प्रिज्म की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर ली। ठीक है।